तो द स्टोरी ऑफ एक्सोडस जो है वो आज की जो हमारी है उसका टॉपिक है। एक्सोडस किसको कहते हैं? एक्सोडस उस इवेंट को कहते हैं जिसमें बनी इसराइल जो थे वो मिस्र में रहते थे और फिर खुदा ने उनको बड़े मोजज़ात मिरेकल्स के ज़रिए वहाँ से आज़ाद कराया। जिसमें एक बहुत बड़ा मिरेकल ये था कि जब बनी इसराइल जो थे वो उनको फँसा लिया फ़िरौन की फ़ौज ने, तो खुदा ने क्या किया, समंदर के दरमियान में से उनके लिए रास्ता बना दिया। और समंदर के दरमियान में ड्राई लैंड पे चल के वो क्या उन्होंने किया, वो पहुंच गए समंदर के पार। और जब मिस्रियों ने उनका पीछा किया तो वो क्या हुआ जी, वो समंदर वापस आ गया और मिस्रियों की फौज उसमें मर गई। तो बड़ी मशहूर जो मूवी थी टेन कमांडमेंट्स, आई थिंक सभी ने देखी होगी। तो अगर आप देखें तो उसमें ये दिखाया जाता है, चार्ल्टन हेस्टन ने जो है वो रोल प्ले किया था मोसेस का। और बड़ी मशहूर फ़िल्म थी अपने वक़्त की, ब्लॉकबस्टर मूवी थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, थी। तो कुरान में आया है, कुरान से शुरू करते हैं, मगर ये मैं आपको याद दिलाऊँ कि ये ज़्यादा जो बातें हम यहाँ पे करेंगे बाइबल और आर्कियोलॉजी से करेंगे। ख़ास तौर पे तौरात में जो पहली 5 बाइबल की किताबें हैं, उनको तौरात कहा जाता है और वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और तौरात की किताबों में से हम असल में कंपेयर करेंगे कि क्या था। मगर ये याद रखिए कि जो कुछ भी तौरात में लिखा है वही मुसलमानों ने कॉपी किया है। और मुसलमानों ने जो कॉपी किया है वो तौरात से और यहूदियों की किताबों ही से कॉपी किया, इस वजह से। ठीक है जी। तो कुरान का हम थोड़ा-सा रेफ़रेंस देंगे, बाकी फिर बातें आपको बाद में मैं समझाते चला जाऊँगा। और हम बनी इसराइल और मिस्र में इनकी प्रेज़ेंस के बारे में एक और भी स्ट्रीम करेंगे। एक हम वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका भी एक नैरेटिव है पूरे का पूरा कि जब ये मिस्र से निकल के आए तो बाद में आके इन्होंने फ़तह करना शुरू कर दिया। इन्होंने जी ज ज जैसियों से लड़ाई की, इन्होंने हित्तियों से लड़ाई की, इन्होंने मोआबियों से लड़ाई की, इन्होंने सबसे लड़ाई की और सबको फ़लस्तीनियों से लड़ाई की और उनको मारा। जेरिको का सिटी इन्होंने मारा। वो सारी बातें भी इन्होंने की हैं। उसको हम एक और स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिसको आप देख सकते हैं। तो कुरान की सूरह शोरा की आयतें यहाँ पे 61 टू 67 मैंने एक्सप्लेन की हैं, लिखी हैं यहाँ पे। अरबिक अगर किसी ने देखनी हो तो खुद देख सकता है, हमसे ट्रांसलेशन को देखेंगे। जब दोनों जमातें आमने-सामने हुईं, तो मूसा के साथी कहने लगे, कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। वो मुझे रास्ता बताएगा। इस वक़्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो, तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूँ हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है। और दूसरे को वहां हमने करीब कर दिया और मूसा और उनके साथ वालों को तो बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। तो ये वो रेफरेंस है एक्सodus स्टोरी का, वो वाला जहाँ पे मूसा ने पानी पे अपनी लाठी मारी और पानी पे लाठी मारने की वजह से दरिया या समंदर जो भी कहें, यहूदी और क्रिश्चियन कहते हैं वो रेड सी था, जो कि सऊदी अरब और अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट के दरमियान में जो समंदर का एक टुकड़ा है वो था। मगर जो यहाँ पे कुरान कह रहा है कि ये एक दरिया था, ठीक है। मगर बात ये है कि कुरान जो है हजरत मोहम्मद क्योंकि सुनी सुनाई बातें लिखते थे कुरान में, इसलिए हमें ये पता लगता है कि जी ये जो है हजरत मोहम्मद को गलत फहमी हो गई। एक्सodus स्टोरी का पर्पस क्या था? द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वाज टू, क्या था, बताना कि यहोवा जो है वो बहुत ताकतवर खुदा है। उसने फिरौन को शिकस्त दी और उसने फिरौन को उन लोगों के ज़रिए शिकस्त दी जो कि बेचारे बहुत डरपोक थे, कावर्डली थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी, ठीक है? तो उन लोगों के ज़रिए से खुदा ने उसको शिकस्त दी। खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया या अपनी ग्लोरी शो की। तो ये आप सीन देख सकते हैं, ये वही सीन है कि ये वही सीन है जिसके अंदर क्या है कि समंदर 2 टुकड़े होता हुआ दिखाई दिया। ये आर्टिस्ट की रेंडिशन है, ठीक है? असल में ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है? तो ये वो इलाका है जिसका ज़िक्र बाइबल में जगह-जगह इस सारी जगहों के बारे में है कि जब यहूदी निकलते हैं तो वो कहाँ-कहाँ से जाते हैं, कैसे होता है, क्या चक्कर होता है, क्या नहीं होता, शहरों के नाम हैं, ठीक है? तो ये वो जगह है गोशन की जगह, जहाँ पे गोशन सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है।
ये आपको गोशन नजर आ रहा है। गोशन वो जगह थी जहां पे बनी इसराइल मिस्र में रहते थे, बाइबल के मुताबिक। ठीक है। फिर पाई रामसीस एक वो शहर था जिसे कहते हैं कि ये बनवा रहा था यहूदियों से फिरौन। दूसरा पिथोम था वो शहर जिसे बनवा रहा था। ठीक है। फिर ये कुछ और शहर जिनके जिक्र आते हैं बाइबल के अंदर, उनमें तो चेकू है। ठीक है। कादेश बरना वो जगह है जहां पे बनी इसराइल बाद में निकल के ये आते हैं। तश्त सीना है यहाँ पे, और कोहे सीना यहाँ पे ही कहीं है। फिर दबीर है, गिबियोन है, बेथेल है, जेरिको है, हेस्बोन है। ये सारे का सारा जो एरिया है वो तब सामने आता है जब जब पोस्ट एक्सोडस नैरेटिव आता है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो है वो हाँ, जब ये निकले और जाके इन्होंने फलस्तीन के लोगों पे हमले शुरू किए, तो फिर इसका जिक्र आता है। इस एरिया का जिक्र हम बाद में इसी स्ट्रीम में करेंगे जब हम इसको डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं इससे अगली में। तो स्टोरी ऑफ एक्सोडस क्या है कि बनी इसराइल जो थे वो हजरत यूसुफ के दौर में वो गए थे, जो है वो तकरीबन 1800 1900 बीसी बनता है, इससे भी शायद पहले ये गए थे मिस्र में, जब एक बहुत बड़ा काल पड़ गया था कनान की सरजमीन में। ये रहते थे वहां पे, तो ये वहां गए। फिर ये 12 भाई और उनके बच्चे वहां गए थे, जो हजरत याकूब की या इसराइल की औलाद थी, हजरत इसराइल की। वो गए वहां पे, और फिर ये जाके वहां पे इतना बड़े कि जब ये वहां से निकले तो ये तकरीबन 2.5 मिलियन लोग थे। 2.5 मिलियन का मतलब क्या है कि तकरीबन तकरीबन 25 लाख लोग थे जो ये मिस्र से निकल के आए बाइबल के मुताबिक। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये मिस्र में बढ़ने लगे, तो मिस्री जो है वो इनसे डर गए कि अगर बाहर से हम पे किसी ने हमला किया तो हम जो है वो क्या करेंगे, वो ये अंदर से बगावत कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले फिरौन ने ये कहा कि उसने दाइयों को कहा कि भाई हमें इनके बच्चे जो है मार दिया करो। तो दाइयों ने जो है वो ये कहना छोड़, वो बात को मानना छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ जी कि इसने फिरौन ने ये ऑर्डर दे दिया कि जब भी बनी इसराइल का कोई बच्चा पैदा हो, बेटा अगर पैदा हो तो उसे मार दो, बेटी अगर पैदा हो तो उसे छोड़ दो। तो बनी इसराइल जो है वो क्या हुआ, वो वहां पे वो उनके बेटों को मार दिया करते थे। फिर मूसा की कहानी आती है कि मूसा जो है वो पैदा हुआ तो 3 महीने उसकी माँ ने उसे छुपा के रखा। फिर आखिर पे जब उसे लगा कि बच्चा अब बड़ा हो गया, मैं इसे छुपा नहीं सकती, तो उसने क्या किया, एक टोकरी में डाला और उसे दरिया बुर्द कर दिया, यानी दरिया के हवाले कर दिया। तो जब वो पानी के साथ वो टोकरी आगे जा रही थी, तो आगे फिरौन की बेटी जो है वो नहा रही होती है, तो वो देखती है, तो वो बच्चे को अपने पास रख लेती है। तो फिर वो जो मूसा की बहन मरियम होती है वो देख लेती है, तो वो क्या करती है जी, वो उस फिरौन की बेटी के पास जाती है और उसे कहती है कि जी अब तुझे दूध पिलाने के लिए दाई भी चाहिए। तो कहती है हाँ चाहिए। तो वो फिर अपनी ही माँ को ले जाती है, तो मूसा की माँ ही अपनी दाई बन जाती है, उसकी दूध पिलाती है उसको। दूध पिलाने के बाद अगली बात क्या कि जी फिर मूसा बड़ा हो जाता है, तो मूसा एक दिन देखता है कि एक मिस्री जो है कि यहूदी को मार रहा है। तो मूसा को क्योंकि पता होता है कि वो एक यहूदी नस्ल से ताल्लुक रखता है, या फिर वो हिब्रू है रेशियली, तो वो क्या करता है, उस मिस्री को कत्ल करके उसकी लाश को रेत के अंदर दबा देता है। तो फिर बाद में एक दिन दो यहूदी आपस में लड़ रहे होते हैं, या इब्रानी आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं जी, मूसा उनको छुड़ाता है। तो एक जो है वो मूसा को कहता है कि यार क्या अब तू मुझे भी मारना चाहता है। तो मूसा इस बात से डर जाता है, फिर वो मिस्र से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यार ये इन्होंने मुझे बख्शना नहीं है, इन्होंने ही मुझे एक्सपोज कर देना। तो फिर क्या होता है जी कि मूसा वहां से चला जाता है, फिर वो मदियान में जाता है। मदियान में जो है वो अपनी बीवी सफूरा से वहां पे शादी करता है। फिर वो वहां पे बड़ा अरसा अपने ससुर के गल्लाबानी करता रहता है, उसकी भेड़ बकरियां चुराता रहता है, और आखिरकार क्या होता है कि वो वहां पे पहाड़ के ऊपर उसे एक जलती हुई झाड़ी मिलती है। तो उस जलती हुई झाड़ी से उसे आवाज आती है कि भाई जो है तुम जाओ और मेरे लोगों को आजाद कराओ। तो फिर खुदा उसे कहता है कि जाके आजाद करा। तो वो क्या करता है,
तो वो क्या करता है जी, फिर वो वापस जाता है और जाके फिरौन को कहना शुरू करता है कि मेरे लोगों को आज़ाद कर दे, खुदा मेरा कह रहा है। तो फिरौन नहीं मानता तो फिर खुदा जो है 10 आफ़तें नाज़िल करता है, जिसमें टिड्डियाँ आ जाती हैं, मेंढक आ जाते हैं, दरियाए नील का पानी सुर्ख हो जाता है। फिर आखिर पे जो 10वीं आफ़त होती है या 10th प्लेग होता है, उसमें क्या होता है कि सब पहलौठे यानी जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं, वो मरने शुरू हो जाते हैं मिस्रियों के। और बनी इसराइल को फिर फ़िरौन जाने की इजाज़त देता है। जब वो आगे जाने की इजाज़त मिलती है, तो क्या होता है जी, वो निकलता है जब वहाँ से बनी इसराइल निकलते हैं, तो फिर फ़िरौन पीछे आ जाता है। फ़िरौन जब पीछे आता है, तो फिर आगे जाके क्या होता है कि जी, फ़िरौन के पीछे आने की वज़ह से बनी इसराइल ट्रैप हो जाते हैं समंदर के अगेंस्ट। तो फिर मूसा जो है पानी के ऊपर अपनी लाठी मारता है और समंदर का पानी 2 टुकड़े हो जाता है, और जैसे ही समंदर का पानी 2 टुकड़े होता है, उसी टाइम बनी इसराइल समंदर के पार चले जाते हैं। मगर फिरौन की फौज जो पीछे आ रही होती है, जब वो अंदर आती है, तो जो है पानी वापस आ जाता है और फिरौन की फौज सारी की सारी मर जाती है। तो वहां से फिर क्या होता है, बनी इसराइल की आजादी हो जाती है मिस्रियों से। तो एक्सोडस स्टोरी जो है, इसके सबसे पुराने रेफरेंसेस कहाँ मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पेंटातुक की किताबों को पढ़ना शुरू कर दें और एक्सोडस की किताब को पढ़ना शुरू कर दें, तो उसका सबसे पुराना रेफरेंस जो है वो एक्सीडस की किताब ही है। नहीं, एक्सीडस की किताब में और नंबर्स की किताबों में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ पैसेजेस ऐसे हैं जो कि सबसे पुराने रेफरेंसेस हैं एक्सीडस की स्टोरी को। ठीक है? इनमें एक जो है वो है एक्सीडस का चैप्टर 15, जिसे सॉन्ग ऑफ द सी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है हम आगे थोड़ा-सा देखेंगे। और नंबर्स की के चैप्टर 22, 3 और 23, 4, जो कि जिन्हें ऑरेकल्स ऑफ बालाम के नाम से याद किया जाता है। सॉन्ग ऑफ द सी जो है वो मूसा और बनी इसराइल की तरफ से खुदा की तारीफ होती है, जब वो समंदर से ये वाला जो पैसेज गुजरता है, जिसमें बनी इसराइल समंदर के पार आते हैं। और दूसरा ऑरिकल्स ऑफ बालाम वो हिस्सा है कि जब यशवा जो है वो कनान की सरजमीन को फतह करना शुरू करता है, तो एक मुखालिफ बादशाह जो ऑपोजिट होता है, वो बलाम एक नबी होता है, उसको बुलाता है और आके उसे कहता है कि आके बनी इसराइल पे लानत भेज, मगर उसे एक फरिश्ता रोक लेता है। और फरिश्ता क्या करता है जी कि वो उसको रोक लेता है, और फिर बलाम जब आता है, तो वो आके बनी इसराइल को बरकत देता है। और ऑरेकल्स ऑफ बलाम का जो पैसेज है, वो उसके अंदर भी खुदा की तारीफ की जाती है कि वो बनी इसराइल को आजाद करके लाया मिस्र से। ठीक है, मगर इन दोनों पैसेजेस के कुछ प्रॉब्लम है, दूसरी अभी उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर क्या बनी इसराइल का जिक्र जो पहला है हिस्ट्री में, वो कहाँ मिलता है? तो बनी इसराइल का जो पहला हिस्ट्री में जिक्र है, ये जो आपको राइट साइड पे पिक्चर नजर आ रही है, इसे मरनप्ता स्टीले कहा जाता है। और ये जो किंग मरनप्ता था, फ़ारो मरनप्ता था, 13th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का, यानी 13वीं सदी कबल मसीह का। उसने क्या किया था, उसने कनान में हमले किए थे, और कनान में जब उसने हमले किए, तो उसने कनान के लोगों को शिकस्त दी। तो ये मरनप्ता स्टीले एक एक टेम्पल है इजिप्ट में, जिसके अंदर उसने अपनी फतह का दास्तान पूरी लिखी, और इसके अंदर उसने बहुत सी कौमों के बारे में बताया कि मैंने उनको हराया, और उसमें वो जिक्र करता है कि मैंने इसराइल को भी हराया। तो जो पहला पहला जिक्र है बनी इसराइल का इन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, वो 13th सेंचुरी एडी बिफोर क्राइस्ट का है, और वो मरनप्ता स्टीले है। और मरनप्ता स्टीले के अंदर एक एक छोटी सी लाइन के अंदर लिखा गया, जो कि हम आगे देखेंगे भी, कि उसने बनी इसराइल को भी शिकस्त दी। ठीक है, तो हमें ये पता लगता है कि 13th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में जो इसराइली लोग थे, वो अपना नाम इसराइल ले रहे थे, मगर इसराइल नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि वो यहूदी भी थे उस टाइम। क्योंकि हमें ये पता है कि यहूदियों का जो एक एक जो है वो क्या उसे कहते हैं, अ, यहूदी मजहब का एविडेंस नहीं है। इसराइल का एविडेंस यहूदी मजहब का एविडेंस नहीं है। ठीक है जी। फिर सॉन्ग ऑफ द सी की बात है, जो कि एक्सोडस का चैप्टर 15 है। वो याहवे की फतह को बताता है फिरौन के ऊपर, और ये बताता है कि जो है उसने क्या किया, यहोवा ने फिरौन को समंदर में फेंक दिया। ये बताता है, सिर्फ ये नहीं बताता कि समंदर 2 टुकड़े हुआ, बनी इसराइल कैसे जीता, ये वो। सिर्फ और सिर्फ
जो हवा ने फिरौन को समंदर में फेंक दिया। ठीक है, तो जो जो सॉन्ग ऑफ द सी जिस पैसेज को कहते हैं, उसमें 1 से 18 जो है वर्सेस, वो उन्हें सॉन्ग ऑफ द सी कहा जाता है, और वर्स जो 21b है उसे सिंग टू याहवे जो है उसे सॉन्ग ऑफ मरियम कहा जाता है, यानी मरियम जो थी मूसा की बहन उसका। और स्कॉलर्स जो हैं ब्रायन और रसल, वो दोनों क्या कहते हैं, द पोएट्री ऑफ एक्सोडस 15 was composed approximately 1150 before Christ in an early years of Israel's existence। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ जो द सी है वो 1150 बीसीई में बनाया गया था, क्योंकि स्कॉलर्स का ख्याल है कि जो बनी इसराइल की बहुत सी दास्तानें हैं, देवर जस्ट पोइट्री इन द बिगिनिंग, और बाद में क्या हुआ कि इनको फिर इनकी एलाबोरेशन की गई और तोरा उनकी बेस पे बनाई गई। तो शायद ये इस वक्त के दौरान किसी वक्त बनाया गया। और याहवे को और एल को हम किसी टाइम और डिस्कस करेंगे कि याहवे की और एल की हिस्ट्री क्या है। तो याहवे और एल जो है वो दोनों पेगन गॉड्स थे, और दोनों के दोनों पोलिथिस्टिक गॉड्स थे। तो अगर याहवे की फतह बताई जाए मिस्र के ऊपर, तो उसके बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हम उस याहवे की बात नहीं कर रहे हैं जो कि मोनोथिस्टिक गॉड ऑफ जुडाइज्म है, बल्कि हम उस गॉड की बात कर रहे हैं जो कि एक पोलिथिस्टिक गॉड है, जो कि कैनानाइट पैंथियन के गॉड्स में से एक गॉड है। ठीक है जी। On the other end of the spectrum are scholars like Brenner, who argue that the poem dates to a period after the rebuilding of the walls of Jerusalem in 5th century before Christ। तो स्कॉलर्स का डिसएग्रीमेंट है, कुछ कहते हैं कि 5th सेंचुरी बीसी की का है सॉन्ग ऑफ द सी, और कुछ कहते हैं कि ये शायद उससे 500-600 साल पहले का है। अच्छा, आगे फिर सॉन्ग ऑफ द सी में क्या बातें हैं? सॉन्ग ऑफ द सी जो है वो कुछ ऐसी बातें करता है जो कि ओवरऑल एक्सोडस के नैरेटिव से ऑपोजिट है। देयर इज नो क्रॉसिंग ऑफ द सी ऑन ड्राई ग्राउंड। ड्राई ग्राउंड के ऊपर कोई समंदर क्रॉस नहीं हुआ। समंदर के अंदर जो है दुश्मन को शिकस्त हो गई। सॉन्ग ऑफ द सी डज नॉट रेफर टू एन एक्सोडस एट ऑल। वो एक्सोडस की कोई बात ही नहीं करता कि जी बनी इसराइल इतने सारे निकल के आ गए। द पोएम वाज इंसर्टेड इनटू सराउंडिंग कैनोनिकल नैरेटिव। तो एक्सोडस चैप्टर 15 में ये जो सॉन्ग है, ये यही पता चलता है कि ये आसपास की बातों के अंदर दरमियान में इंसर्ट किया गया। ठीक है। Many details of the canonical version are not reflected in the poem। और जो जो किताबें कहती हैं वो पोएम के अंदर पूरे तरीके से उसकी उसकी रिफ्लेक्शन नहीं होती, दिखाई नहीं देता। ठीक है। फिर नंबर्स 23 एंड 24 में जो ऑरिकल्स ऑफ बलाम है उसके बारे में क्या है, वहां पे कहा जाता है एल हु डिलीवर्स देम फ्रॉम इजिप्ट। एल जिसने उन्हें मिस्र से निकाला, हैज हॉर्न्स लाइक हॉर्न्स ऑफ अ वाइल्ड डॉग। उसके जो है वो सींग ऐसे हैं जैसे किसी किसी जंगली बैल के सील होते हैं। तो ये यहाँ पे बलाम नबी है दिखाया गया, क्योंकि बलाम एक गधे पे बैठ के जा रहा था बनी इसराइल पे लानत करने, और उस गधे के सामने एक फरिश्ता आ गया और गधा बार बार बैठ जाता था। तो बलाम बार बार गधे को मारने लगा। आखिरकार गधा जो है वो बोल पड़ा और उसने कहा कि खुदा का फरिश्ता जो मेरा मेरा रास्ता रोक रहा है। ठीक है। रसल डेट्स ऑरिकल्स टू द 8th सेंचुरी एंड जियांटो असाइंस बलाम ऑरिकल्स टू द आर्केक हिब्रू पीरियड। आर्केक हिब्रू पीरियड बिफोर 12th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की बात होती है। ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे, जो कुछ हैं वो कहते हैं कि 8th सेंचुरी है, मगर प्रॉप कहता है कि बड़ी मेंटल जिम्नास्टिक करनी पड़ेगी अगर आप ये कहें कि ऑरिकल्स ऑफ बलाम जो है वो 9th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से पहले की स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक पोएम है असल में। Exodus 15 appears to contain memory of military victory of Yahweh over Egypt, while the Balaam oracles appear to preserve a memory of El as a god who delivered Israel from bondage। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये आ रहा है कि एल और याहवे जो कि दो मुख्तलिफ खुदा थे, उन दोनों का मिस्र के ऊपर विक्ट्री की बात है। मगर हमें बाद में आगे हम देखेंगे, क्योंकि ये सारे का सारा जो एरिया है उस वक्त मिस्रियों के कंट्रोल में था। तो मिस्री जो है वो, तो इसलिए एक रिजेंटमेंट जो है वो पाई जाती थी बनी इसराइल में मिस्रियों की तरफ। तो इसलिए बहुत सी पोएम्स जब भी वो कभी इनको हरा लेते थे तो वो उनके खिलाफ पोएम्स वगैरह लिखते थे, उनके फोकलोर का हिस्सा बन जाती थी। ये बात है।
ठीक है। अच्छा जी, आगे है, रसल आर्ग्यूज दैट बलाम ऑर्कल्स फोकस ऑन द आइडिया ऑफ लिबरेशन फ्रॉम इजिप्शियन ऑपरेशन रेदर देन ऑन द आइडिया ऑफ जर्नी ऑफ इजराइलाइट्स आउट ऑफ इजिप्ट इनटू सीरिया एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, तो अब एक बात सिंपल सी ये है कि बलाम ऑरिकल्स ये नहीं कहती कि मिस्र से ये आजाद होके आए थे, वो सिर्फ ये बताती है कि खुदा जो है वो बलाम इनके ऊपर क्या कर रहे थे, जो है ना वो क्या कर रहे थे, इसराइलियों को वहां से निकाल रहा था। ये नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की फतह है उनके ऊपर। फिर बाइबल के कुछ सबसे पुराने पैसेजेस जो हैं, जो लोग आज बात मानते हैं, वो ये है कि आमोस की किताब और होशिया, जो दो नबी हैं, इन दोनों की किताबें बहुत पुरानी है, और जो पेंटातुक है उससे ज्यादा पुरानी है। तो हॉफमैन के ख्याल में, ये मैं सारे जो बिब्लिकल स्कॉलर्स के नाम ले रहा हूँ उनकी बातें हैं, हॉफमैन के ख्याल में जो होसिया का टेक्स्ट है, द हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेफरेंसेस टू द एक्सोडस कैनॉट बी mere coincidence. It rather represents a central position of the tradition in Hosea's view. Indeed, a close inspection proves that Hosea regarded the Exodus as the most important event in the history of covenant between Yahweh and his people. ठीक है जी। तो याहवे और उसके लोगों के दरमियान में ये बहुत बड़ा एक वादा था, जिसको होसिया नबी, जो कि तकरीबन 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के वक्त का कुछ समझा जाता है, वो कहता था। ठीक है। सम वर्सेस दैट स्पीक ऑफ एक्सोडस इवेंट आर होसिया चैप्टर 2 वर्सेस 14 और 15। देयरफॉर आई एम अबाउट टू अलूर हर एंड ब्रिंग हर टू द विल्डरनेस। और मैं इसे निकाल के कहां ले आऊंगा, विल्डरनेस में या बियाबान में ले आऊंगा। एंड आई विल स्पीक टू हर हार्ट, और मैं फिर उसके दिल से बात करूंगा। एंड आई विल गिव हर विनयार्ड्स टू हर फ्रॉम देयर, और मैं वहां पे उसके लिए अंगूर के बागात लगाऊंगा। एंड द वैली ऑफ अखोर एज द डोर ऑफ द होप, और मैं वादी अकूर में उसके उसकी उम्मीद का दरवाजा खोल दूंगा। देन शी विल आंसर देयर एज इन द डेज ऑफ, फिर वो मुझे जवाब देगी वहां पे, जैसे कि वो अपनी नौजवानी के दिनों में देती थी। एंड एज इन द डे दैट आई ब्रॉट हर अप फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट, और जब मैं उसे, जैसे कि मैं उसे, जब मैं उसे मिस्र की सरजमीन से निकाल लाया तब की बात। ठीक है। फिर हम मरनाते स्टीले की तरफ वापस आते हैं। ये 1207 बीसी का है, और ये मैंने आपको पहले भी इसकी तस्वीर लगा के दिखाई थी। आज ये एक म्यूजियम में, कायरो म्यूजियम में मौजूद है। द चीफ्स आर थ्रोन फ्लैट एंड से पीस। हमने इनके सरदारों को जमीन पे गिरा दिया है, और वो अमन अमन चिल्ला रहे हैं। नॉट वन ऑफ देम लिफ्ट्स हिज हेड अमंग द 9 बोस, और 9 सरदारों ने अपने सर जहां झुकाए हुए हैं, और सारे के सारे झुके ही हुए हैं। तेजानु तेजेनु इज सीज्ड, तेजेनु पे हमने कब्जा कर दिया। खाते इज स्पेसिफाइड, खाते को हमने बिल्कुल पुरअमन कर दिया, या वो उसके दांत शां तोड़ दिए हमने। पैकना पैकनान गाजा इज प्लंडर्ड, और गाजा को हमने लूट लिया मोस्ट ग्रीवियसली, बहुत ही बुरे तरीके से। एश्केलॉन इज ब्रॉट इन एंड गीजर कैप्चर्ड, एश्केलॉन और गीजर को हमने, एश्केलॉन को हमने काबू कर लिया, गीजर को हमने कब्जा कर लिया। यनोम इज टर्न इनटू समथिंग अनहिलेटेड, यनोम को हमने मुकम्मल तौर पे ऐसा बना दिया कि तबाह हो गया। इसराइल इज स्ट्रिप्ड बेयर, और इसराइल को हमने नंगा कर दिया। होली लैकिंग सीड खारू हैज बिकम अ विडो, और खारू जो है वो एक विडो बन गई है। फॉर इजिप्ट ऑल लैंड्स आर टुगेदर एट पीस, और अब मिस्र के लिए तमाम जो जमीनें हैं वो पुरअमन होगी। एनी वन हु स्टिर्स इज कट डाउन बाय द किंग ऑफ अपर एंड लोअर इजिप्ट, और जो भी कोई जो है जरा भी बगावत करता है तो उसे हम काट डालते हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, ये लिखा गया यहाँ पे। इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा जिक्र आया है। ये छोटी छोटी जगह है सारी, जैसे गाजा एक छोटी सी जगह है। इसराइल भी शायद किसी किसी खास इलाके का कोई नाम है। इसराइल बेसिकली नॉर्थ का इलाका था, जिसे इसराइल कहा जाता था, यरूशलेम के नॉर्थ का इलाका। तो जाहिर बात है कि ये सारे इलाके 1207 में मरनफ्ते जो फैरो था उसी के कब्जे में थे, उसी का ये था सब कुछ। ठीक है, वही था इन जगहों का हुक्मरान। तो वो गया, उसने इनको मारा शारा, और फिर जो है वो हुआ। ठीक है। मगर हम इन सारी बातों से क्या क्या सकते हैं?
कुछ रेफरेंसेस जो एक्सोडस के हैं वो काफी अर्ली हैं, जैसे कि 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, मगर जो एक्सोडस की सॉरी एक ट्रेडिशनल डेट है वो 14th या 15th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। तो बहुत ही लेट राइटिंग है उनके बारे में, ठीक है, हम जल्दी नहीं कह सकते। और ये है कि जितने भी ट्रेडिशंस बाइबल में कुछ पुराने पाए जाते हैं, होसिया का, आमोस का, फिर एक्सोडस चैप्टर 15, सॉन्ग ऑफ द सी, फिर जो है हमारे पास जो बालाम की जो जो उसकी बरकत जो है वो जो है, वो सारी की सारी ऑरेकल्स ऑफ बालाम की जो बात है वो सारी की सारी जो है वो क्या है, वो भी सारी जो है ये सब आपस में क्लैश करती हैं। इनमें से कोई अगर इन सबको पढ़ भी लिया जाए तो कोई कंबाइंड नैरेटिव सामने नहीं आता, ठीक है। तो फिर इंपॉर्टेंट टेक अवे इधर क्या है कि अर्ली रेफरेंसेस तो हैं एक्सोडस के, और इसराइल के भी अर्ली रेफरेंसेस हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं महसूस होता कि एक्सोडस कोई एक सिंगुलर इवेंट था, ठीक है जी, ये बात नहीं है। मगर एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेज क्या कहती हैं? बाइबल तो कुछ और कह रही है, बाइबल के अलावा जो सोर्सेज हैं वो क्या कहती हैं? जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल बिब्लिकल सोर्सेज से एक्सोडस है, उसको हमें तो पहली बात यह है कि ये समझना पड़ेगा कि तकरीबन 2.5 मिलियन स्लेव्स जो हैं वो इजिप्ट से बाहर निकलते हैं। तो कहीं तो लिखा होना चाहिए, मिस्रियों ने नहीं तो आसपास की कौमों जिनके अंदर से ये गुजर के जाते थे उनमें से किसी ने तो लिखा होता, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वी हैव नो इंस्क्रिप्शंस दैट इंडिकेट दैट इजराइलाइट एक्सोडस टुक प्लेस। ग्रैब पुट्स इट दिस वे, ग्रैब जो है एक इजिप्टोलॉजिस्ट है, देयर इज नथिंग इन इजिप्शियन टेक्स्ट दैट कुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ बुक ऑफ एक्सोडस, कि इजिप्ट वालों की टेक्स्ट के अंदर उनकी लिखाइयों में कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख के ये कह सकें कि जो बुक ऑफ एक्सोडस में स्टोरी ऑफ एक्सोडस लिखी है वो सच है। देयर इज नो पीरियड in the second half of second millennium before Christ when Egypt was subject to a series of plagues, कि जब 10 प्लेग्स इजिप्ट के ऊपर आए, ऐसा कोई पीरियड नहीं रहा सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट के अंदर। डेथ ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल डिसरप्शन ऑफ द कंट्री एंड लॉस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बच्चे मरे हों या इजिप्ट की आधी आबादी छोड़ के चली गई हो। आधी आबादी कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर अमरना लेटर्स हैं, ठीक है, मरनप्त स्टीले का तो हमने बात कर ली। अमरना लेटर्स जो हैं ये भी हमें मिले हैं, ये कोनिफॉर्म टैबलेट्स हैं, और अमरना लेटर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन जो थी ना वो ये सारी एम्पायर्स के दरमियान होती थी। कौन कौन सी? असीरिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट, मिटानी, हिती, अर्जवा, अलाशिया, ये सारी एम्पायर्स आपस में कम्युनिकेशन करती थी। और 1400 से 1300 बीसी का जो वक्त था वो बड़ा पीसफुल था, क्योंकि इन लोगों ने आपस में पैक्ट्स कर रखे थे और कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो फिर तल मरना एक जगह है इजिप्ट में जहां से 400 कोनिफेरम टैबलेट्स निकली हैं जिनके ऊपर उस वक्त के हालात कुछ लिखे गए, ठीक है। एक रॉयल आर्काइव था जिसका ये पार्ट थे, और दो ग्रुप्स हैं इनके। द फर्स्ट ग्रुप अप्रोक्सीमेटली 44 टैबलेट्स कंसिडर्ड कंसिस्ट लेटर्स बिटवीन द किंग्स ऑफ मेजर पावर्स एट द टाइम, मोस्ट prominently Assyria, Babylon, and Egypt. The rest of the letters contain correspondence between the pharaoh and the vassal rulers from the land of Canaan. तो लैंड ऑफ कैनन में 4-5 सूबे बना रखे थे। वो सूबों के जो सारे के सारे हुक्मरान थे वो मिस्री फैरो के अंडर होते थे, और वो क्या करते थे, वो लेटर्स लिखते रहते थे इनको ना, ठीक है, मिस्री फिरौन को। और जब वो मिस्री फिरौन को लेटर्स लिखते थे तो क्या होता था कि जी इनको वो एक दूसरे की शिकायतें लगाते रहते थे। तो उससे हमें अमरना लेटर्स जो है ना वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल मिस्र से आजाद होके जो है वो कनान में जा रहे हैं, और जिस कनान में वो आजाद होके जा रहे हैं वो कनान पहले ही मिस्रियों के कब्जे में है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि मिस्रियों के कब्जे से आजाद होके अगर किसी जगह जाना है तो वो ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे मिस्रियों की हुकूमत ना हो।
ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां पे मिस्रियों की हुकूमत हो। ठीक है। फिर अमरना लेटर्स की डिटेल्स क्या है? इजिप्ट जो था वो कनान के अंदर उसकी मिलिट्री प्रेजेंस होती थी। ठीक है। और वो वहां पे इजिप्शियन ऑफिशियल्स अपॉइंटेड होते थे जिनका काम इजिप्शियन इंटरेस्ट को कनान में प्रोटेक्ट करना मकसद जिनका होता था। 3 से 4 वैसल स्टेट्स थी अंडर इजिप्शियन रूल। ठीक है। तो जो लोग ये समझते हैं कि 15वीं सदी कबल मसीह में जो है वो एक्सodus हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बात है, द इजराइलाइट्स वुड हैव लेफ्ट इजिप्ट, जब उन्होंने मिस्र को छोड़ा, वॉन्डर्ड इन द विल्डरनेस फॉर 40 years, 40 साल बियाबान में भटकते रहे, एंड एंटर द लैंड ऑफ केनन विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्शियंस। फिर निकल के वहीं पे आ खड़े हुए, यानी इसे पंजाबी में कहते हैं जिथे दी खोती उथे आन खड़ोती, कि वहां से निकले और वहीं वापस चलेंगे। तो ये कहाँ की अकलमंदी की बात है। ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं, those who argue that Israelite exodus in the late bronze or even earlier often ignore the Amarna tablets. ठीक है। What seems clear to me is that no entrance of Israel into the land could have taken place before the time of the events described in these texts. तो इससे पहले तो कभी हो ही नहीं सकता कि बनी इसराइल जो है वो मिस्र से निकल के कनान में आए हो। ठीक है, क्योंकि ये ही वो वक्त था। ठीक है। अच्छा जी, तो रेहान अंसारी पूछ रहे हैं, गालिब कमाल साहब, फोनिशियन लोग कौन थे? वो लोगों का लैंग्वेज क्या था? फोनिशियन लैंग्वेज थी यार, जरा बताओ व्हाट इज लर्नर ए और लर्नर बी लैंग्वेज। उन्होंने, फोनिशियंस जो थे, उन्होंने सबसे पहले सेमेटिक लैंग्वेजेस की राइटिंग उन्होंने ही शुरू की थी, और उनका अल्फाबेट ही है जो कि हम हिब्रू, उर्दू, अरबी इन सब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इवन के बहुत से लोग ये कहते हैं कि संस्कृत और जो तमिल लेटर्स हैं वो भी फोनिशियन लेटर्स से काफी रिजेंबल करते हैं। ठीक है। मगर एक और चीज है कि कुछ पेपायरस भी मिलते रहे हैं मिस्र से, जैसे कि ये पेपायरस एनास्टासी जो है 5, इसके अंदर ये बताया गया कि बहुत से जो थे वो मिस्रियों के पास बहुत से कनानी या एशियाटिक लोग जो होते थे वो गुलाम होते थे, और वो भाग जाया करते थे, और उनके भागने के रूट्स जो हैं इन लेटर्स के अंदर, जो कि इनके ऑफिशियल मिस्री ऑफिशियल्स के दरमियान में ये कम्युनिकेशन लेटर्स हैं, वो बताते थे कि किस किस रास्ते से ये लोग भाग के मिस्र से कनान जाया करते थे। और वो रास्ते तकरीबन तकरीबन वैसे ही दिखते हैं जैसे कि वो रास्ते जो जो कि एक्सोडस की किताब में बताए गए हैं, रास्ते कुछ उनसे मिलते जुलते थे। ठीक है। फिर पेपायरस एनास्टासी 6 है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि इजिप्शियन बॉर्डर जो था बड़ा टाइटली कंट्रोल्ड था, कि कई बार जो गडरिये या शेफर्ड्स होते थे वो अपनी भेड़ बकरियां, अपना गला लेके कनानी जो थे वो मिस्र में जाया करते थे, ताकि वहां पे जाके उनको चरा सके, और वो उसके लिए प्रॉपर टैक्स वगैरह भी अदा करते थे। तो क्या होता था कि इनके ऊपर बड़ा टाइट कंट्रोल रखा जाता था। और ये एनास्टासी 6 जो है, ये मैंने इधर इसकी तस्वीर भी लगाई है पेपायरस की। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाता था, और बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था इस बात के ऊपर। ये ऐसे नहीं होती थी कि ऐसे ही मुंह उठा के जो मर्जी मिस्र में घुस जाए या मिस्र से निकल जाए। यानी बताने का मतलब यह है कि 2.5 मिलियन लोगों का मिस्र से निकलना या मिस्र से निकलना कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके बारे में कोई लिखेगा नहीं। वो 2 स्लेव्स जो थे, एनास्टासी 1, एनास्टासी 5 पेपायरस के अंदर सिर्फ 2 स्लेव्स के भागने का जिक्र पूरा, और बॉर्डर क्रॉस करने का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो 2.5 मिलियन लोगों को। फिर एक्सोडस की जो चैप्टर 12 है वर्स 37, वो क्या कहती है? एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल ट्रेवल्ड फ्रॉम रैमसेस टू सकोथ अप्रोक्सीमेटली 600,000 ऑन फुट। 6 लाख लोग जो थे वो निकले। द यंग मैन बिसाइड्स द यंग चिल्ड्रन। ठीक है। तो सिर्फ 6 लाख तो उनमें से मर्द थे जो निकले थे मिस्र से। ठीक है। औरतें और बच्चे उनके अलावा थे। तो जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं उनका कंसेंसस है कि अगर औरतों और मर्दों बच्चों को इंक्लूड किया जाता तो ये तकरीबन 3 मिलियन पीपल हो सकते थे, 2.5 से 3 मिलियन पीपल। ठीक है। मगर अब मजे की बात यह है, जो मैंने आपको कहा था मैं आगे आपको बताऊंगा, वो क्या है?
Egypt's entire population in the new kingdom is estimated to be just 3 million. While Pi Ramses, ठीक है, जहां पे ये रहते थे, जिसे बना रहे थे, has been reckoned to be 300,000. 3 लाख आबादी थी पाई रामसेस की, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा शहर था, और पूरे किंगडम की आबादी जो थी वो 3 मिलियन लोगों की थी. तो मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि 3 मिलियन लोगों के मुल्क में से 3 मिलियन लोग निकल के जा रहे हैं. यानी एक इजिप्ट का तो फंक्शनल डिक्लाइन ही ऐसा जबरदस्त होना चाहिए था कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाती. ठीक है, 3 मिलियन लोग अगर वहां से निकल के आ गए, और 3 मिलियन लोग निकल रहे हैं, और कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले. यानी सारी जगहों पे जो है वो होना चाहिए था, मतलब अंधों को भी नजर आ जाना चाहिए था. इस 3 मिलियन लोगों की माइग्रेशन जो है ना, उसके तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमी नहीं होती कोई भी. ठीक है, और शायद अगर हम ये बात करें कि इससे तो 1,000 साल बाद या 2,000 साल बाद भी जो है ना, इतनी बड़े स्केल की माइग्रेशन, 3 मिलियन लोगों की माइग्रेशन आज के दौर में भी बहुत बड़ी बात है कि 3 मिलियन लोग किसी जगह से निकल के दूसरी जगह चले. और अगर एक पूरे मुल्क की आबादी हो ही 6 मिलियन, और उसमें 3 मिलियन छोड़ के चले जाएं, तो मिस्र में तो कुत्ते बोलने शुरू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बंदे ही नहीं मिलने थे, आधे लोग तो चले गए. ठीक है, तो इससे भी ये पता चलता है कि ये सारा झूठ है. ठीक है, फिर पेंटातुक के अंदर, एक्सोडस के चैप्टर 38 और 56, 25 और 26 के अंदर हमें ये मिलता है कि जितने भी जवान मर्द होते हैं बनी इसराइल के, उनसे आधा आधा मिसकाल या शिकल शक्ल जो है वो चांदी ली जाती है. और वो चांदी जो है वो उसका एक खास अमाउंट बनता है, वो तकरीबन 3 लाख मिसकाल के करीब चांदी बनती है, जिससे ये पता लगता है कि वो जो है वो क्या है. फिर भी पता लगता है कि 6 लाख से ज्यादा ही मर्द थे. ठीक है, तो हमें फिर एक बात समझ आती है कि यार, आजकल बहुत से बिब्लिकल जो एवेंजेलिकल स्कॉलर्स वगैरह हैं या इस तरह के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं नहीं नहीं, ये 6 लाख नहीं निकले होंगे, ये कोई कम ही होंगे, या 60,000 होंगे, या 6,000 होंगे, कुछ इस तरह का बनाना शुरू कर देते हैं. मगर जो एक्सोडस का अकाउंट है वो बार बार ओल्ड टेस्टमेंट में कंटिन्यूअस नजर आता है, बार बार. एक जगह नहीं 6 लाख लिखा हुआ दिखाई देता, कई जगह लिखा हुआ दिखाई देता है 6 लाख. ठीक है, तो ये बात है. फिर फिर नंबर्स, एक्सोडस का नंबर्स का जो चैप्टर 1 है, उसके अंदर ये ब्रेक डाउन दिया जाता है 12 कबीलों का, बनी इसराइल के, और उनके मर्दों का ब्रेक डाउन दिया जाता है कि रोबन में से 46,000 है, आशर में से 41,000 है, जूडा में से 74,000 है, तो मिला के 6 लाख और 3,000 आदमी बनते हैं. तो इस हिसाब से भी ये जो नंबर है वो 6 लाख मर्द ही बनता है. 6 लाख मर्दों का मतलब है कि जो है वो ऑलमोस्ट जो आबादी है वो कितनी बनती है, वो काफी ज्यादा बन जाती है. ठीक है, तकरीबन 3 मिलियन या 2.5 मिलियन के करीब करीब बनती है. और ये जो 3 या 2.5 मिलियन की आबादी है, ये बड़ी ही जो है ज्यादा आबादी है, जिसको जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. बाद वालों ने बेसिकली बस वैसे ही लंबी एक गप छोड़ दिया, बस इतनी ही बात. ठीक है, फिर इजिप्ट से निकलना इतना आसान काम नहीं था. जब से हिक्सोस को उन्होंने निकाला था, उस वक्त से जो इजिप्ट का बॉर्डर था उसे बड़ा केयरफुली कंट्रोल किया जाता था, जो कि इजिप्शियन रिकॉर्ड से जो है वो होता है. ठीक है, इजिप्शियन रिकॉर्ड से कंफर्म होता है बार बार. इजिप्शियंस जो थे बहुत ही टाइटली कंट्रोल करते थे जो लोग अंदर आ रहे होते थे उनके मुल्क के, और जो जा रहे होते थे, दोनों तरह के लोग. उन्होंने कई फोर्ट्स बना रखे थे बॉर्डर के पास पास, ईस्टर्न बॉर्डर पे, और उन्हें उनके अंदर उन्होंने फौज रखी होती थी ताकि वो कंट्रोल करें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. ठीक है, इजराइल फिंकलस्टाइन और सिल्बरमैन जो है, ये दोनों क्या कहते हैं, द इजिप्शियन ग्रिप ओवर कैनन वाज फर्म. ठीक है, इजिप्शियन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वर बिल्ट इन वेरियस प्लेसेस इन द कंट्री, एंड इजिप्शियन ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेट द अफेयर्स ऑफ द रीजन. तो केनान के अंदर भी उन्होंने किले बनाए होते थे, और उनके अंदर इजिप्शियन ऑफिशियल्स रहा करते थे. फिर कंक्लूजन में वो क्या बताते हैं, yet the abundant Egyptian sources describing the time of new kingdom in Israel in general and the 13th century in particular, there is no reference to the Israelites, not even a single clue. कोई एक क्लू भी इजिप्शियन रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं मिलता कि इसराइली जो थे वो इधर रहते थे, और इस तरह जी वो गए यहाँ से, और जी उनका खुदा ये कर रहा था वो कर रहा था. बस गप्पस्तान रेडियो की ही जो है वो बार बार. तो रूट ऑफ द वॉन्डरिंग क्या था,
अगर आप इसको गौर से देखें तो ये गोशन और रैमसीस का वो इलाका है जहां पे कहते हैं कि इसराइल रहते थे। इसराइली फिर क्या करते हैं, यहां से निकलते हैं और कुछ जो है वो रैमसीस मेम्फिस के अंदर यहाँ पे रहते थे, यहां से भी निकलते हैं ये सकोच को आते हैं, सकोच से इथाम को जाते हैं, इथाम से फायरो को जाते हैं, यहां से फिर ये समंदर यहां से क्रॉस करते हैं और फिर ये यहाँ से यूं होते होते जाते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि जितने भी मैप्स आमतौर पर क्रिश्चियंस बनाते हैं या यहूदी बनाते हैं, वो सब अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, अंदाजे होते हैं। इवन के बाइबल को पढ़ के कोई सही तरह से ये नहीं बता सकता कि किस रास्ते से ये गए हों। ठीक है जी। The route of exodus and wandering nearly 30 years ago, the Egyptologist and archaeologist Donald Radford wrote, whoever supplied the geographical information that now adorns the story of Exodus had no information earlier than the site period 7th to 6th century. तो यानी एक्सडस की किताब में जगहों के नाम लिखे गए। ठीक है जी। एक्सडस की किताब में जगहों के नाम लिखे गए और जो जगहों के नाम हैं वो 7th और 6th सेंचुरी बीसीई के नाम बताए गए। क्योंकि अगर 14वीं सदी बिफोर क्राइस्ट का वाकया है तो नाम भी 14वीं सदी बिफोर क्राइस्ट वाले होने चाहिए। और बहुत सी ऐसी जगह बताई गई हैं जो कि 14वीं सदी बिफोर क्राइस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आज हम जानते हैं। सारी बात है कि जो कहानियां लिख रहे थे वो बेचारे तो जानते नहीं थे, वो तो उनको क्या पता आर्कियोलॉजी का, और वो बैठ के कहानियां लिख रहे थे इस इलाके में और लिख रहे थे इस इलाके के बारे में। ठीक है जी, यहाँ के बारे में यहाँ पे बैठ के कहानियां लिख रहे थे और जब वो यहाँ पे बैठ के यहाँ के बारे में कहानियां लिख रहे थे और वो भी तकरीबन तकरीबन 1000 साल पहले की, तो जो वो जगहों के नाम लिख रहे थे वो भी गलत लिख रहे। ठीक है जी। तो ये बातें भी जो हैं वो क्लियर हैं आज से। फिर एविडेंस किस तरफ पॉइंट करता है? ठीक है। तो राइट, एलियट और फ्लैशर ये सारे के सारे इजिप्टोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा, डिड एनीवन फ्रॉम कैनन एवर गवर्न इजिप्ट? यस, हिक्सोस की बात हो रही है। ठीक है। डिड हर्डर्स फ्रॉम सदर्न लिवांट ब्रिंग देमसेल्व्स एंड देयर फ्लॉक्स टू इजिप्ट? हाँ, लेके जाते थे अपने अपने गल्ला को, अपने जानवरों को लेके वो मिस्र जाते थे। Did the people or armies of Egyptian origins ever invade Canaan and destroyed cities? हाँ, एग्जैक्टली मिस्र से लोग ऐसे आते थे जो कि आके कनान में तबाही फैलाते थे। Did Egyptians ever enslave Canaanites? क्या मिस्रियों ने कभी जो है वो इनको कनानियों को गुलाम बनाया था? हाँ, बनाते थे और बार बार बनाते थे। वर देयर सेक्रेड माउंटेन्स इन सेनाई डेजर्ट्स? क्या सिनाई दश्त सीना के अंदर जो थे वो मुकद्दस पहाड़ थे? एग्जैक्टली थे। वर देयर ग्रुप्स ऑफ पीपल विद नेम्स लाइक इजराइल और हिब्रूज? हाँ, वो भी थे। डिड लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेटल न्यू टेरिटरी इन कनान? हाँ, वो भी था। इज देयर एनी नॉन बिब्लिकल एविडेंस फॉर वर्शिपर्स ऑफ गॉड याहवे? हाँ, वो भी था। Unfortunately, the evidence for all these is yes. Answers does not lead us to a single collection of tribes known as the Israelites and their activities over a period of 40 to 45 years. मगर मसला यह है कि सारे सवालों का जवाब यस में होने के बावजूद भी हमें ये पता चलता है कि ये बातें होने के बावजूद भी 40 से 45 साल का एक्सीडेंस जो है वो कहीं तौर पे भी साबित नहीं होता। The events and activities comprise a wonderful background set for the dramatic Exodus story, lending its plausibility but failing to support the historical accuracy of the specific tale. स्पेसिफिक टेल की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी किसी भी तौर पे साबित नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर दो शहर हैं जिनका कहा जाता है कि बनी इसराइल ने बनाए थे, एक पिथोम और दूसरा रैमसीस। अब मसला यह है कि इनके शहरों के नाम भी पिथोम और रैमसीस लिखे जाते हैं, हालांकि इन शहरों के नाम डिफरेंट थे उस वक्त में जब ये बने थे। और दूसरी बात है कि ये इन्हें बाइबल जो है वो 14वीं सदी कबले मसीह में या 14 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में प्लेस करने की कोशिश करती है, उस वक्त ये शहर नहीं थे। ठीक है। एक्सोडस 1:1 क्या कहती है, 1:11 क्या कहती है, एंड दे सेट ओवर देम टास्क मास्टर्स, तो उसने उनके ऊपर जो है वो फोरमैन वगैरह जिन्हें कहते हैं वो बना दिए, इन ऑर्डर टू अप्रेस देम विद हार्ड लेबर, कि उन्हें वो उनसे सख्त काम लेते। एंड दे बिल्ट स्टोरेज सिटीज फॉर द फैरो, और उन्होंने फैरो के लिए जो है वो शहर बनाए जिनमें गल्ला वो स्टोर करते थे। पिथोम एंड रैमसीस, और पिथोम और रैमसीस ये दो शहर थे जो उन्होंने बनाए थे। ठीक है।
अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इनको डेट करने की कोशिश की जाए तो ये दोनों शहर 15वीं सदी कबले मसीह में बने ही नहीं थे। ठीक है जी। क्लाइन लिखता है, क्लाइन फिर एक और इजिप्टोलॉजिस्ट का नाम आ गया, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस एट द साइट्स ऑफ दीज एंशिएंट सिटीज इंडिकेट दैट दे वर बिगन बाय सेटी द फर्स्ट, सेटी द फर्स्ट circa 1290 BC and were completed by Ramses II in 1250 BC. There is a general agreement that Ramses refers to the site of Kantir, Egyptian by Ramses, which means the house of Ramses. तो ये कब बने थे? ये बहुत लेट बने थे, उस वक्त ये थे ही नहीं जब जबकि ये बात हो रही है। ठीक है, लेट ब्रॉन्ज एज स्टोरीज हैं ये। ठीक है, लेट ब्रॉन्ज एज की स्टोरीज हैं ये, उस वक्त की नहीं है जिस वक्त का ये क्लेम कर। अच्छा, फिर ये लेट ब्रॉन्ज एज स्टोरीज हैं, यानी फर्स्ट, मतलब ये तकरीबन फर्स्ट मिलीनियम बिफोर क्राइस्ट के शुरू की बातें हैं, जब जब ये लिखा गया। जो एक्सोडस नैरेटिव है तोरा का, वो शहरों के नाम गलत बताता है। पाए रैमसीज के अंदर पाए नहीं बताया। और रैमसीज सिटी के नाम को भी गलत तरीके से लिखा गया, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, और उसका एस जो है वो गलत है, वो वाला एस है ही नहीं है जो कि असल में उसके नाम में यूज होना। This is the distorted vocalization which the Hebrew reflects, not that of the original Bronze Age pronunciation. The rendering of Egyptians seen, ठीक है, by Osamech, however, demonstrates that the form of the name RMCs entered Hebrew and other Western Semitic languages no earlier than the end of the 8th century. तो जिस तरह से रैमसीज शहर का नाम लिखा जाता है हिब्रू बाइबल के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करता है 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से बाद जिस तरह से नाम लिया जाता था उसको, उस वक्त को रिफ्लेक्ट नहीं करता जिस वक्त की बात हो रही। ठीक है जी। फिर पिथोम जो है, उसे आज तक इन लोगों से लोकेट नहीं हुआ प्रॉपरली। अब दो जगह हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये दोनों हो सकती है। ठीक है, एक तो तले मसखुता है, और दूसरी जो है यहाँ पे क्या थी उसका नाम, और तले मसखुता जो थी, देर आर टू साइट्स दैट वाई फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिथोन, हाउस ऑफ आतुन, तले मसखुता एंड तले रताबा, ये दोनों की दो। और राइट, एलियट और फ्लैशर क्या कहते हैं, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ पीथोम, डिवाइडेड ओपिनियन आइडेंटिफाइज पीथोम विद द साइट्स ऑफ टेले रबेता एंड टेले मसखुता। The site of Tel Rebeta may date to the 13th or 12th century before Christ. Its occupation ends in the 7th century before Christ as Maskuta was being built. ठीक है, however, if Pithom is the identified with Tel Maskuta, there is chronological problem as the city was not built till the 7th century before Christ. वही बातें कि ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर असल में आइडेंटिफाई इनसे होता नहीं है, क्योंकि जो लोग बाइबल लिख रहे थे उन्होंने बस कुछ जो है वो लिखी हुई नाम उनको रटे रटाए कुछ पता थे कनान में रहने वालों को, मिस्र की जगहों के, और उन्होंने वही उठा के बाइबल में डाल दिए। इससे आगे इसकी कोई हकीकत नहीं। फिर जो योम सौफ है, सैफ है, जो सी है, रेड सी, उसके बारे में भी कोई कहता है ये दरिया है, कोई कहता है ये स्वेज कैनाल से इन्होंने क्रॉस किया था, कोई कहता है जी इन्होंने रेड सी से क्रॉस किया था, कोई कहता है नॉर्दर्न ट्रिप ऑफ रेड सी से, कोई कहता है सदर्न टिप ऑफ रेड सी से। कोई पता नहीं चलता कि इन्होंने कहां से क्रॉस किया था। ठीक है जी। There are no shortages of suggestions for identifying which body of water is being referred to in the narrative. Paitak, for simple set, the Yam Suf is in all likelihood identifiable with the Egyptian toponym, the papyrus thicket known from the Ramses period. ठीक है? Grab, citing a 2011 study of Roscoe, observes that Yam Suf is usually referred to some portion of the Red Sea, but that the Exodus narrative is instead a reference to the Reed Sea, most likely लेक तिमश और सराउंडिंग एरिया। तो मैं इधर बताने की बात किया है, इससे निकलता कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने दो तीन लोगों के यहाँ पे लिखे हैं ओपिनियंस, बस सिंपल सी बात यह है कि इनमें डिसएग्रीमेंट है आपस में हर एक का। ठीक है, कुछ कहते हैं ये मिथिकल क्रॉसिंग है, कुछ कहते हैं ये रियल क्रॉसिंग है, कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, सबको किसी को कोई पता नहीं। ठीक है,
फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि जिन पे ये क्रॉसिंग के दौरान आते हैं। एजियन गैबर जो है एक, द साइट इज मेंशन्ड इन नंबर्स चैप्टर 33 वर्सेस 35 टू 36 एंड डिट्रोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 8। फिंकलस्टाइन, इजराइल फिंकलस्टाइन ने क्या कहा? नो लेस इंपॉर्टेंट, नो 10th सेंचुरी फाइंड्स हैव बीन अनकवर्ड एट द तले खिलाफे। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट सेटलमेंट देयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। तो तले खिलाफे या इजियन गैबर जो है ये जगह, इसको ये मेंशन करते हैं कि ये आए थे जब मिस्र से, तो ये बहुत अरसा तक वहां पे बैठे रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि जब उसकी आर्कियोलॉजिकल डिग्स वहां पे इतनी ज्यादा की गई तो उससे यही पता लगा कि यार यहाँ पे तो कभी भी 8वीं सदी से पहले कोई रहा ही नहीं था। ठीक है, 8वीं सदी बिफोर क्राइस्ट से। तो फिर पता चलता कि अच्छा, इसका मतलब है कि बस जगहों के नाम सोच के और लिख दिया कि यहाँ पे हम बैठे हुए थे बड़ी देर। ठीक है, कदेश बर्निया जो है, बुक ऑफ नंबर्स के अंदर चैप्टर 10 वर्स 11, 12 चैप्टर वर्स 16, 13 चैप्टर और वर्स 26, चैप्टर 20 वर्स 1, चैप्टर 22, 33 और 36 वर्स उसकी। ठीक है, मच ऑफ द 40 इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग जो है वो कादेश बर्निया के करीब करीब ही स्पेंड हुई। ठीक है, दिस एंड रिलेटेड साइट्स इन द साइनाई एंड सदर्न पैलेस्टाइन शुड यील्ड एम्पल एविडेंस। ठीक है, कि यहां पे से बहुत सा एविडेंस निकलना चाहिए कि यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। देर आर 3 सुपर इम्पोज फोर्स फ्रॉम 10th, 8th एंड 17th, 7th सेंचुरी BC, but large population in this region, yet we find nothing, no structures before 10th century। तो कादेश बर्निया में भी 10वीं सदी से पहले इंसानी आबादी का कोई, या रहने का कोई, या माइग्रेशन का भी कोई आसार नहीं मिलते। ठीक है, तो जितनी साइट्स मेंशन्ड हैं बाइबल के अंदर के यहाँ यहाँ ये बैठे थे, उन सब के ऊपर बहुत सी एक्सकवेशंस की गई हैं और आज तक कभी कुछ भी ऐसा नहीं निकला कि 3 मिलियन लोगों की माइग्रेशन हो रही। तो ट्रेडिशनल डेट है जो कि बाइबल कहती है कि 15वीं सदी बिफोर क्राइस्ट, 15th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की डेट है। उस डेट के को देखते हुए क्या हमें पता लगता है कि कभी बनी इसराइल वहां पे थे? और बहुत से लोग जो है वो ट्रेडिशनल डेट को, आजकल बिब्लिकल स्कॉलर्स जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। मगर मजे की बात यह है कि इसको छोड़ा जा नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है कि बाइबल बार बार, जैसे मैंने कहा था, इस बात को दिखाती है। जैसे किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1, फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1 के अंदर क्या है? नाउ इन द 480th ईयर आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल केम आउट फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट, इन द 4th ईयर, इन द मंथ ऑफ जीव, दैट इज द सेकंड मंथ ऑफ द रेन ऑफ सोलोमन ओवर इसराइल, ही बिल्ट द हाउस ऑफ याहवे। तो हैकल ए सुलेमानी की तामीर का की डेट दी जाती है। और हैकल सुलेमानी के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो शायद 9th जो है वो 970 BCE में बनाई गई थी। सुल्तान भी आ गई हैं, बस थोड़ी देर में मेरी प्रेजेंटेशन भी खत्म होने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो ज्यादातर स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये 970 BCE में बनाई गई। तो 970 अगर पहली थी, ठीक है, उस पर भी हम किसी टाइम और बात करेंगे। हम जेरूशलम के टेंपल की हिस्ट्री पे भी एक स्ट्रीम करेंगे जरूर, तो उस पर बात करेंगे। 970 BCE से अगर 480 साल पीछे चले जाए तो ये मिडल ऑफ 15th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बनता है, यानी 1450 बनता है। तो एक्सोडस की डेट 1450 बनती है। और सारे एवेंजेलिकल और लिबरल स्कॉलर्स दोनों को ही इस डेट के ऊपर बहुत सा एतराज है। एवेंजेलिकल्स को भी एतराज है इसके। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से भी वो इस डेट के मुताबिक तो एक्सोडस को सच्चा साबित नहीं कर सकते। फिर पैलेस्टीनियन साइट्स जिनके ऊपर ये बाद में आके रहे हैं, जिनका हम जिक्र किसी और स्ट्रीम में करेंगे, हम करेंगे एक और स्ट्रीम। हैशबोन, जेरिको, आई, बेथेल, इनसे आज तक इन पे बहुत खुदाइयां हुई हैं। इनमें से इंसानों के रहने के आसार भी मिले हैं। बट जितने भी आसार मिले हैं, जितना भी एविडेंस मिला है, उससे यहाँ तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ जो रिजल्ट निकलता है वो उल्टा एक्सोडस की स्टोरी को 100% झूठा साबित कर दे। फिर दूसरा है 13th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कि इसको लेते हैं। ठीक है, मगर जो 13th सेंचुरी वाले हैं वो समझते हैं कि जो एक्सोडस है वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है ही नहीं है। वो कोई सिंगल इवेंट को जाहिर ही नहीं करता। क्यों सिंगल इवेंट को जाहिर नहीं करता? वो ये समझते हैं कि एक्सोडस जैसी जो चीज है वो एक मिलेनियम के ऊपर फैली हुई है, क्योंकि बहुत से जो कैनानाइट लोग थे, एशियाटिक लोग थे, वो उनको गुलाम बना के ले जाया जाता था मिस्र में।
और वो वहां पे रहते थे, फिर वो उनमें से कुछ भाग के आ जाते थे, कुछ आजाद होके आ जाते थे, कुछों को जुल्म याद रहता था कि हम पे वहां पे बड़ा जुल्म होता था, ठीक है। तो वो इसलिए, और बहुत सारे एक्सोडसेस छोटे छोटे हुए हैं जहां पे एशियाटिक स्लेव्स जो थे वो भाग भाग के अपनी कनान की सरजमीन में वापस आ जाते थे, क्योंकि जब मिस्री यहाँ पे हमले करते थे, वो कैंपेन्स करते थे, वो आते थे, हमले करते थे, लोगों को गुलाम बना के ले जाते थे, फिर ये बेचारे क्या करते थे, वहां से भाग के फिर वापस आ जाते थे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये इस तरह से होती रहती थी। अच्छा, फिर आगे, तो बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये एक पावरफुल मेमोरी थी इजिप्शियन ऑक्यूपेशन की, जिसको बाद में कंबाइंड नैरेटिव में बना लिया गया, और इसे टुवर्ड्स द फर्स्ट मिलेनियम, टुवर्ड्स द, मतलब 700 से 400 बीसी के दौरान एक्सodus का जो एक नैरेटिव है उसे एक स्टोरी की शक्ल में लिख लिया गया। फिर कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे विलियम प्रॉप हैं, वो क्या कहते हैं, एक्सodus कैनॉट बी कॉल्ड हिस्टोरिकल, गिव सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस स्प्रेड अक्रॉस अ मिलेनिया एंड सेज, वो 1000 साल के ऊपर मुश्तमिल काफी सारा एविडेंस देते हैं। ऑल दिस माइट साउंड लाइक गुड न्यूज when we have so much evidence of exodus. In fact, it is bad news. An event cannot be spread across half a millennium. ये 500 साल के ऊपर एक इवेंट एक्सोडस अगर हुआ था, तो उसका एविडेंस हमें 40 साल के अंदर अंदर मिलना चाहिए ना, ये 500 साल पे कैसे फैला हुआ? ये बात है जिसके ऊपर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है। रोनाल्ड हैंडल जो है वो क्या कहते हैं, एक्सोडस इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल मेमोरी, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट विद प्रेजेंट रेलेवेंस, ट्रांसमिटेड बाय अथॉरिटेटिव टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, कि ये एक क्या है, ये कल्चरल मेमोरी थी यहूदियों की, जिसको उन्होंने एक कहानी की सूरत में, कंबाइंड कहानी की सूरत में याद रख लिया। द ब्रॉड पिक्चर ऑफ इजराइल्स emergence as a result of escape from Egyptian slavery is best comprehended by the circumstances of Israel's origin in the late Bronze Age transition, which the Exodus story purports to describe. वो क्या कहता है कि बेसिकली जो इसराइल की इमरजेंस है, जो कि लेट ब्रॉन्ज एज में होती है, उसके ऊपर, और क्योंकि वो मिस्रियों की गुलामी में रहते हैं बहुत अरसे तक, इसलिए उनके ऊपर एक काफी ज्यादा गहरी छाप है इस बात की, जिसको वो अपने फोकलोर में, अपनी मिथोलॉजी में करने की कोशिश करते हैं। Israel Finkelstein believes that the themes of post-exilic period were made into tales of Exodus. So, Israel Finkelstein जो है वो क्या कहते हैं, बिब्लिकल स्कॉलर, वो ये कहते हैं कि जी, क्योंकि ये बाबुल की गुलामी से आजाद होके आ रहे थे, इसलिए इन्होंने एक और जो है वो क्या किया है, उसको कर दिया है अपने अंदर, एक और कहानी को भी इस तरह से बना लिया ताकि इनको उसमें उम्मीद मिलती रहे। ठीक है जी। अच्छा, बस थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, कंक्लूजन पे हम आ गए हैं। इसराइल का जो एक्साइल का, जो एक्सोडस का नैरेटिव है, वो हिस्टोरिकल नहीं है, वो लेजेंडरी है असल। ठीक है, मिस्र, पहले मरना इजिप्ट नहीं था, यहाँ पे कैनान लिखना था। कैनान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट अकॉर्डिंग टू द तले मरना लेटर्स फ्रॉम 14th सेंचुरी बीसी। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एक्सोडस स्टोरी, क्योंकि अगर 14th सेंचुरी बीसी में जो कनान था, वो जो था वो मिस्रियों के कंट्रोल में था, तो फिर एक्सोडस स्टोरी का तो पॉसिबिलिटी को होती नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो हमने पेपायरस किए थे दोनों, अनस्ताजी पेपायरसेस दोनों किए थे डिस्कस, उनके मुताबिक जो है कैनानाइट स्लेव्स जो थे वो वहां से स्केप करते रहते थे, वो भाग के आते रहते थे। कैनानाइट डरिये डरिये जो है वो भी जाते रहते थे, वहां पे जाके अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। ठीक है, 6 लाख फाइटिंग आदमी जो थे वो निकले थे वहां से। 3 मिलियन लोग इन टोटल निकलने चाहिए, बनते हैं एस्टिमेट में 2.5 से 3 मिलियन। 2.5 से 3 मिलियन लोग जो हैं, वो कैसे हो सकता है कि वो मिस्र से निकले, जबकि मिस्र की अपनी आबादी 3 मिलियन थी? तो मिस्र की तो वैसे ही तबाही हो जानी चाहिए थी अगर 3 मिलियन लोग, फंक्शनली पॉसिबल ही नहीं है एक कंट्री सरवाइव कर सके अगर उसकी वर्किंग लेबर में से 3 मिलियन लोग निकल के चले। ठीक है, फिर मिस्र का बॉर्डर क्रॉस करके कनान में आना भी कोई आसान काम नहीं। ठीक है,
आज बहुत कम स्कॉलर्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि 15वीं सदी कबले मसीह में 15 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के अंदर जो है वो एक्सोडस हुआ था। ज्यादातर स्कॉलर्स ये समझते हैं कि जो एक्सोडस की कहानी है वो लेजेंडरी है और ये एशियाटिक लोगों की कलेक्टिव मेमोरी को जाहिर करती है, ठीक है, जो कि कनान के लोग हैं उनके। और लेट ब्रॉन्ज एज की जो हिस्टोरिकल सिचुएशन थी, जो कनान की हिस्टोरिकल सिचुएशन थी, अगर उसको देखा जाए तो एक्सोडस कहीं पे हमें पॉसिबल नजर ही नहीं आता था, ठीक है। फिर एक बैटल ऑफ मॉन्स हुई थी जो कि जिसमें इंग्लिश सोल्जर्स जो थे वो लड़ रहे थे जर्मन सोल्जर्स से और बड़ी मुश्किल से ये वो जंग जीते थे। उसमें बहुत से फौजियों ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि आसमान से फरिश्ते उतरे हैं जिन्होंने उनकी मदद की, ठीक है। तो इसी तरह की सिचुएशन जो है हमें एक्सोडस की भी नजर आती है कि लोग ये समझने लग जाते हैं कि यहाँ पे खुदा का कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है, हालांकि नहीं हुआ। किताबें जो इस बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो कि एक बुक जिसे मैं आजकल बहुत ज्यादा रेफर कर रहा हूँ, 2 वॉल्यूम्स पे ये किताब है जशवा बोवन की, एथियस्ट हैंडबुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है रिचर्ड फ्रीडमैन की बुक है जो कि जिसकी बेस के ऊपर मैंने पहले एक स्ट्रीम की थी, उसका नाम है हु रोट द बाइबल, और जो हमने पीछे की थी स्ट्रीम वो उसकी बेस पे थी। इसके अलावा आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, कुरान को भी आप पढ़ सकते हैं, मगर कुरान में से आपको कोई ज्यादा बातें इसके बारे में मिलेंगी नहीं, ठीक है जी। तो ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।